अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है रेंज रोवर स्पोर्ट सुपरचार्ज 2005 मॉडल। और ये गाड़ी अपने पैसों में एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी करोड़ा से भी सस्ती है और फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी आज के रेंट से भी ज़्यादा इक्विप्ड है। लग्जरी के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पड़ती है। फिलहाल जहाँ तक बात है इस गाड़ी की डिटेल्स की, तो इसकी डिमांड 70 लाख रुपए है। ये सिंध रजिस्टर्ड है और सैगो मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सैगो मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी के मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरियस SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक ओवरव्यू। रेंज रोवर की ये शिफ्ट 2005 से लेकर 2013 तक आई थी और 13 में इसकी नई शिफ्ट आ गई थी। और ये रेंज रोवर स्पोर्ट है, इससे ऊपर वोग आती है और नीचे इवोक आती है। उनके रिव्यूज भी मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, जो कब जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। जहां तक बात है इस गाड़ी की, तो ये अगर आप एज अ फर्स्ट कार लेना चाह रहे हैं तो फिर इसका फायदा नहीं है। आप इसको एज अ डेली ड्राइवर को खास यूज नहीं कर सकते, लेकिन वीकेंड कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से कि साइज के लिहाज से गाड़ी सही जॉइंट है। ये प्रॉपर एक फुल साइज SUV है, 4x4 है। और इसके अलावा इसमें फिर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें यहाँ पे ये हेडलाइट वॉशर आते हैं, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, फॉग लैंप की गाड़ी ऑफर करती है और इसके अलावा इसके हेडलाइट भी प्रोजेक्शन लैंप भी आते हैं। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी आज की गाड़ियों से भी बेहतर लगती है, अभी भी अपडेटेड है। और बाकी इसकी डिजाइन लैंग्वेज वैसी ही है जैसा कि इवन आज की रेंज रोवर्स की भी है। ये बिल्कुल बॉक्सी सी गाड़ी है और 2005 मॉडल होते हुए भी इस गाड़ी की हेडलाइट्स ही ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं। बाकी इस पे फिर रिम भी 20 इंचेस के आते हैं, जो कि एक ह्यूज रिम है और अब जाके मोस्टली SUV साइज ऑफर करना शुरू कर रही हैं। प्राडो का रिम अभी 20 इंचेस का नहीं हुआ, ये इतना पहले से ऑफर कर रही है। फिर इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है और ये गाड़ी क्योंकि स्पोर्ट है और स्पोर्ट की ट्रिम है तो इसमें वेंट्स कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये वेंट फेक नहीं है जैसा कि मोस्टली गाड़ियों में आ रहे हैं, ये फंक्शनल है। प्रॉपर यहाँ पे ग्रिल दी गई है जो कि हवा सक करके इंजन को फीड करती है और इसमें इंजन भी इनॉर्मस है। मोर ऑफ दैट लेटर। बाकी इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और ये हीटेड भी हैं। अभी भी अगर मैं इस पे हाथ रखता हूँ तो ये मुझे अच्छा खासा गर्म फील हो रहा है। हीटेड साइड मिरर्स भी अब जाके इससे दिखाना शुरू हो रहे हैं। ये गाड़ियाँ इतना पहले से ऑफर कर रही हैं। फिर इसमें यहाँ पे एक मिरर दिया गया है जो कि पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर है। और जहाँ तक बात है इसके साइज की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर SUV है, बट इससे बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। वोग इससे बड़ी है और फिर वोग में लॉन्ग व्हील बेस वाले वर्जन भी आते हैं। खैर इसमें हाइट कंट्रोल है तो आप इसको रेज और लोअर कर सकते हैं, जो कि इटसेल्फ अच्छा खासा महंगा फीचर है। और बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, आप अपनी हाइट पे इस पर बैठ और निकल सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर रेस कर लें तो फिर ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से बहुत बेहतर हो जाती है। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये लुक आज भी बहुत ज़बरदस्त है और आज की SUVs भी अगर इस डिज़ाइन पे हो तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। बैक से गाड़ी जाकर थोड़ी सी स्लोपिंग हो जाती है और इसके अलावा इसमें ये वाला सारा ही एरिया एक सिंगल पैनल लगता है। इसके ये जो पिलर्स हैं ये ब्लैक रखे गए हैं, विंडोज ऑलमोस्ट फ्लैश ही हैं पिलर्स के साथ और इसकी ओवरऑल लुक जो है काफ़ी खूबसूरत आती है। फिर स्पेसिफिक गाड़ी में सनरूफ आती है। इस एरा में पैनोरामिक रूफ का ट्रेंड इतना स्टार्ट हुआ ही नहीं था और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, यानी कि आप इसको सिर्फ रेयर व्हील्स पे नहीं चला सकते। फिर इसमें लेवल ऑफ डिटेल इतना है कि इसके जो क्वार्टर ग्लास है बैक पे, इसमें भी हीटर्स आते हैं। यहाँ पे आपको अंदर लाइन नजर आएंगी जो कि इसकी भी फॉग को खत्म करती हैं, डिफॉगर है बेसिकली ये। और इसके अलावा जहाँ तक बात है शेप की, तो ये 2005 में इसका पहला वर्जन था। इसको 2007 में फेसलिफ्ट भी कर दिया गया था और फिर 2011 में दोबारा फेसलिफ्ट किया गया था, तो इसमें 2 बार फेसलिफ्ट आए थे। 13 में शेप भी चेंज हो गई थी। फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट पे यहाँ पे थोड़ा सा एक टेप जैसा एरिया दे दिया गया था, जो कि थोड़ा लुक्स को बेहतर बनाता था, बट ये लुक भी मेरे ख्याल से डिसेंट है। ओवरऑल शेप ही रही थी, छोटे मोटे माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे उसमें। और जहाँ तक बात है इसका ग्रे एंड की, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ अगर फीचर्स को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाए, लाइट्स LED वाली कर दी जाए और ये शेप अगर 2025 में भी लॉन्च कर दी जाए तब भी इसको लोग लेंगे। मेरे ख्याल से तो ये इतनी खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा स्पोर्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी टेलगेट स्प्लिट में आती है प्राडो वगैरह की तरह। इसका आधा पोर्शन आप ऊपर अलग से इस तरह से ओपन कर सकते हैं और फिर अगर इसको दोबारा बंद करते हैं तो ये लैच हो जाता है इस पोर्शन के साथ और इस पोर्शन को आप अलग से इस तरह से पूरा भी ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से बदे की चीज़ है। प्राडो में आप विंड स्क्रीन को अलग से ओपन कर सकते हैं और डिग्गी को अलग से ओपन कर सकते हैं। 200 सीरीज वाली V8 में भी ये वाला फीचर था, उसका ऊपर पोर्शन अलग से ओपन होता था, नीचे वाला पोर्शन अलग से ओपन होता था। इसका आगे केस में डिग्गी के 2 पोर्शन हैं स्प्लिट में, लेकिन आप इसको एज अ सिंगल पीस भी ओपन कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। ये गाड़ी 5 सीटर ही, 7 सीटर नहीं है। नीचे यहाँ पे प्रॉपर टूल किट दी गई है और इसके अलावा स्पेयर टायर ये गाड़ी यहाँ पे ऑफर नहीं करती। रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और यहाँ पे वही नॉर्मल बैचिंग दी गई है रेंज रोवर वगैरह की। बाकी इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। एग्जॉस्ट स्पोर्ट्स में हमेशा डुअल आते हैं और इसमें जो हाई एंड परफॉर्मेंस वर्जन होते हैं जैसा कि SVR, तो उसमें एग्जॉस्ट पे क्वाड हो जाते हैं। और जहाँ तक बात है इसके इंटीरियर की, तो ये भी अपने टाइम से बहुत ज़्यादा अहेड था। इस तरह से कि यहाँ पे फीचर्स तो बहुत ज़्यादा दिए ही गए हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन 2005 में भी इस गाड़ी में टच स्क्रीन है।
ये टेक्नोलॉजी डेवलप मेरे ख्याल से 2002-3 में हुई होगी, फिर 2005 में लॉन्च करके गाड़ी के साथ निकाल दी गई। तो इतना पहली गाड़ी टच स्क्रीन ऑफर करी थी, जबकि लेक्सस अगर आप 570 देख लें जो कि इससे ही बड़ी एसयूवी है टेक्निकली, तो वो गाड़ी 2020 में भी टच स्क्रीन ऑफर नहीं करी थी। उसके रिव्यूज भी मैंने किए हुए हैं जो कि अब जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं, बट उसमें भी इतनी बड़ी स्क्रीन होते हुए भी वो टच नहीं होती, उसको आप यहाँ से यूज करते हैं। बट इसमें एक कैपेसिटिव डिस्प्ले होते हुए भी ये टच सेंसिटिव है और ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज़ है। खैर, मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी इसका पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसका जेन्युइन लेदर भी अभी तक इंटैक्ट है, तो यहाँ से आइडिया होता है कि ये गाड़ी वेल केप्ट है। फिर इसमें यहाँ पे हॉर्न वगैरह दिए गए हैं, हॉर्न कैसे साउंड करता है, और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। बाकी इसमें फिर आप फोन भी यूज कर सकते हैं। फोन इसका यहाँ पे लगता है अंदर, यहाँ पे प्रॉपर ये जगह दी गई है जहाँ पे फोन माउंट करेंगे, और फिर उस पर कॉलिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉल अटेंड डिक्लाइन के बटन यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा बाकी हेडलाइट के कंट्रोल इसमें मोस्टली गाड़ियों की तरह ही हैं जो कि इस रीजन की थी। हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ राइट पे दिए गए हैं और इसके अलावा बीम यहाँ पे दी गई है। इंडिकेटर इसमें लेफ्ट पे हैं क्योंकि लैंड रोवर बेसिकली एक ब्रिटिश ब्रांड था इस टाइम पे। बाद में इसको जैगवार ने एक्वायर कर लिया और टाटा ग्रुप ने, तो इसको बेसिकली JLR कहते हैं, जैगवार लैंड रोवर। और ब्रिटिश वाली काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। बाकी जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, अगेन यूके की वजह से, और इसकी स्पीड लिमिट भी 220 तक है। फिर यहाँ पे भी ये डिस्प्ले दिया गया है जो कि देखने में बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आपको इसकी बहुत सारी स्टेट शो करवाता है। ऑयल चेंज कब ड्यू होगा ये शो करवाता है, ट्रांसमिशन फ्लूइड कब चेंज होगा ये भी आपको शो करवाता है। और उसके अलावा गाड़ी की लाइटें ऑन हो, टेल गेट ओपन हो, या फिर फॉलो मी होम ऑन हो, जो मर्जी चीज़ गाड़ी की वर्किंग में है, जो मर्जी चीज़ गाड़ी की एक्स्ट्रा चल रही है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। और ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। इससे शो ये होता है कि हर चीज़ में सेंसर लगे हुए हैं। बट अगेन ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा इस तरह से है कि चीज़ होना ना होने से बेहतर है, बट होने से अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी पड़ती है आपको, जो कि इस गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ख़राब होती हैं। खैर, इसके अलावा डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से डिसेंट है। सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि टच में है जैसा कि मैंने बताया, बट इस एरा में कोई ब्लूटूथ वगैरह नहीं था तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्स, CD, FM, AM ये सब है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे डायलर दिया गया है जो कि अगेन इस एरा में काफ़ी इन था। बाकी यहाँ पे सारे नॉर्मल कंट्रोल्स हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि डुअल जोन है, 2 जोन्स अलग अलग दी गई हैं पैसेंजर्स के लिए इतना पहले, और फ्रंट दोनों सीट्स इसकी हीटेड भी हैं। फिर इसके अलावा पीछे इसका एक गैस सेलेक्टर दिया गया है जो कि है नॉर्मल ही, और इसको ब्लड फिगर के मैनुअली भी चला सकते हैं गाड़ी को। बट ये गैस सेलेक्टर हर गाड़ी में नहीं आया, इसमें कुछ लिमिटेड एडिशन वर्जन आए थे, जिनमें से एक ऑनेक्स थी जो कि मैंने रिव्यू की थी, उसमें गेट सेलेक्टर रोटरी डिज़ाइन में था। उसके अब गेट्स को घुमा के स्विच करते हैं, वैसे ही जैसा कि अब की रेंज रोवर्स में आ रहे हैं। तो लैंड रोवर बेसिकली इतना अहेड चलता है टाइम से। खैर, इसके अलावा बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। पीछे यहाँ पे इसका ये टेरेन कंट्रोल दिया गया है, वैसे ही जैसा कि अब की गाड़ी में आना शुरू हो रहा है। और यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, वेट, स्नो, डेजर्ट, रॉक, सैंड, काफ़ी सारे। और इसके अलावा पीछे पे इसमें डाउन असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल है जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बैक पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि सिर्फ कंसोल नहीं है, ये भी कूल बॉक्स है। तो इतना पहले ये गाड़ी ये चीज़ें ऑफर करी थी, इसको आप ऑन करके यूज़ कर सकते हैं और देखने में ये बिल्कुल फ्रिज ही लगता है। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये वेंटिलेटेड नहीं है बट हीटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, और रेंज रोवर के ये आर्म रेस्ट्स का सिग्नेचर है, ये आपको मोस्टली रेंज रोवर्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी हेडरेस्ट इसके काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एयरबैग इसमें बहुत सारे आते हैं, विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, बट इसके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे इसके मिरर के कंट्रोल होने का मेरे ख्याल से डाउन साइड ये हो सकती है कि बारिश में ये खराब हो सकते हैं। बाकी इसके साइड मिरर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड सिस्टम इसमें हार्मन कार्टन का है जो कि एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है, और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। रेयर व्यू मिरर इसमें इतना पहले ऑटो डिमिंग वाला था, और बाकी इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स, ये भी अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, डोर कार्ड इसके काफ़ी लग्जूरियस हैं और अभी तक पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। इनमें भी लैंड रोवर की बैचिंग दी गई है। और जहाँ तक बात है इसमें पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये इसमें ठीक है, कोई बहुत स्पेशियस नहीं है क्योंकि ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से फुल साइज एसयूवी नहीं है। लेगरूम मेरे पास यहाँ पे पूरा है, बट स्पोर्ट एसयूवीज में ये ऐसा ही आता है। हेडरूम इसमें सफिशिएंट है। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ भी दिए गए हैं और पाँव पे भी हैं। फिर इसमें दोनों रेयर सीट्स हीटेड भी हैं, 3 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली एडजस्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा साउंड सिस्टम यहाँ भी हार्मन कार्टन का है, बट यहाँ पे दोनों रेयर पैसेंजर्स अलग से मल्टीमीडिया भी प्ले कर सकते हैं अपना। दोनों ही डोर कार्ड्स में यहाँ पे ये कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ पर मैं हैंड फ्री लगा के अपना मीडिया प्ले कर सकता हूँ। वॉल्यूम अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं और इसके अलावा सॉन्ग्स भी आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा विंडो इसमें ऑब्वियसली सिंगल टैप वाली है। बाकी इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है उस एरा के हिसाब से, नीचे लाइट्स दी गई हैं
और कर्टन एयरबैग्स भी यहाँ पे आते हैं। स्पीकर्स यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं और इसके अलावा 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी आते हैं। फिर यहाँ पे 4 सीट एंकर्स आते हैं, सेंटर कंसोल आता है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो हर रेंज रोवर की तरह इंजन इसमें भी बहुत सारे आते हैं। इसमें डीजल की भी चॉइस काफी सारी है और फिर पेट्रोल में भी काफी सारे इंजन आते हैं। ये गाड़ी पेट्रोल है, इसमें मैंने डीजल वाली गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है जो कि ऑनेक्स वाली कार थी। खैर ये इंजन 4.2 लीटर V8 सुपरचार्ज है जो कि बहुत बड़ा इंजन है इस बड़ी साइज के लिहाज से। वैसे इस साइज की गाड़ियां सिर्फ 4.2 होती हैं, बट ये 4.2 के साथ सुपरचार्ज भी है और यही वजह है कि ये गाड़ी 385 हॉर्स पावर यूज करती है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा फिगर है। जो V8 थी 200 सीरीज वो भी 370 के आसपास हॉर्स पावर यूज करती थी और नई वाली SC300 420 हॉर्स पावर यूज करती है। तो उस लिहाज से ये इंजन मेरे ख्याल से अपने टाइम से बहुत अहेड था। अब जाकर ये परफॉर्मेंस फिगर्स आना शुरू हो रहे हैं और वो SUVs इससे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं साइज़ के लिहाज से। बाकी इसके अलावा ये इंजन में काफ़ी टाइटली पैक्ड है, सिर्फ एक यहाँ पे कंपार्टमेंट खाली है जहाँ पे इसके डीजल वाले इंजन के कंपोनेंट्स आते हैं और फिर ये है भी काफ़ी नीटली और टाइटली पैक्ड। बोनट इसका ओपन हाइड्रोलिक से होता है और ये हाइड्रोलिक्स अभी भी जेन्युइन है और वर्किंग कंडीशन में है और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर दी गई है। ये स्पेसिफिक गाड़ी थोड़ी वेल केप्ट है। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ऑटो ही ऑफर होती है और एवरेज के लिहाज से एक गाड़ी बस ठीक है, ये आपको 4-5 की एवरेज देगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।